क्रिस्टोफर कोलंबस कोलंबस को आज हम सब जानते हैं। उन्होंने कई सारी जगह और देश की खोज की थी। आज हम उन्हें एक महान व्यक्ति की तरह देखते हैं और स्पेन, इटली, पोर्टुगल, ग्रीस जैसे देशों में तो उनके जन्मस्थल को लेके आज तक विवाद चलता था। बट कोलंबस की लाइफ एक सिक्के की दो पहलू जैसी है, जिसमें से शायद हम एक ही पहलू जानते हैं। इस वीडियो में कोलंबस को रैग्नर लोथब्रुक के साथ कंपेयर करूंगा। क्यों करूंगा वो वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जैसे कई सारे देशों की खोज की थी और हम इसे सिक्के की पहली पहल कह सकते हैं, जो हम सब ऑलरेडी जानते हैं। क्या सच में कोलंबस समुद्र के रास्ते से नए देशों की खोज करना चाहते थे? क्या सच में वो इस दुनिया की जियोमेट्री को समझना चाहते थे? नहीं, उस वक्त एशिया से जो लोग जमीन के रास्ते से वहां पर जाते थे, उनके पास से कोलंबस भारत की समृद्धि और उसके खजाने के बारे में काफी सुनते थे, बिल्कुल वाइकिंग्स की तरह। वाइकिंग्स में भी रैग्नर इंग्लैंड की समृद्धि और खजाने के बारे में सुनते थे और रैग्नर किसी भी हाल में इंग्लैंड जाना चाहता। ठीक उसी तरह कोलंबस भी किसी भी हाल में भारत आना चाहता था, लेकिन कोलंबस के पास भारत आने का कोई सटीक नक्शा नहीं था। मगर एक दिन किसी योग नाम के व्यक्ति ने कोलंबस को भारत आने का नक्शा दिया, लेकिन वो नक्शा कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाता था। इधर भी हम रैग्नर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। रैग्नर के पास भी इंग्लैंड तक जाने का कोई सटीक नक्शा नहीं था, मगर किसी ने एक दिन उनको दिशा सूचक यंत्र दिया जिससे वो इंग्लैंड तक पहुंच सके। अब भारत की यात्रा का कोई खर्च उठाए, इसलिए वो कई सारे राजा के पास गए, लेकिन सबने मना कर दिया। सबसे पहले वो 1485 में पोर्टुगल के राजा के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जितना सोचते हो उससे कई गुना लंबा रास्ता है, और उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वो स्पेन के राजा फर्डिनांड के पास गए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। कोलंबस ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार 7 साल तक वो स्पेन के राजा को मनाते रहे। अंत में स्पेन का खजाना भी धीरे धीरे खाली हो रहा था, इसलिए राजा ने क्रिस्टोफर कोलंबस को हाँ कर दी। लेकिन स्पेन के राजा फर्डिनांड ने क्रिस्टोफर कोलंबस के पास से भारत का बेहिसाब खजाना लाने का वादा लिया और 3 अगस्त 1492 के दिन 3 महान स्पेनिश जहाजों के साथ क्रिस्टोफर कोलंबस भारत लूटने के लिए रवाना हुए। 2 महीने की समुद्र सफर के बाद दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास वो एक टापू पर पहुंचे। उन्होंने उस टापू पर विशाल पर्वत देखे और उन्होंने मान लिया कि ये भारत का हिमालय है, और उधर के काले आदिवासी को देखकर उनका शक यकीन में बदल गया कि अब ये भारत ही है। लेकिन हकीकत में वो कैरेबियन समुद्र का सान साल्वाडोर टापू था। उन्होंने वहाँ के आदिवासी को अपना मित्र बनाने के लिए कई सारी भेंट दी। वहाँ के आदिवासी काफी डरे हुए थे। उन्होंने इससे पहले कभी भी गोरे लोगों को नहीं देखा था। असल में कोलंबस इन आदिवासियों को अपना गुलाम बनाने के लिए ये सब कर रहा था। कोलंबस इस टापू पर स्पेनिश हुकूमत चलाना चाहता था, जिसे उधर का सारा खजाना अपने आप ही अपने नाम हो जाता। सान साल्वाडोर के थोड़े ही आगे हिस्पानोला और क्यूबा नाम के 2 और टापू थे। कोलंबस ने वहां पर काफी सोना देखा, जिससे उसकी लालच और बढ़ी। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने आगे जाने का फैसला लिया, इसलिए वो 4 जनवरी 1493 में स्पेन वापस रवाना हुआ। वो राजा को सबूत देने के लिए उन्होंने कई सारा खजाना और हिस्पानोल के कुछ आदिवासी को धोखा देके अपना गुलाम बनाया और स्पेन ले गए। रैग्नर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। रैग्नर किसी टापू पर पहुंचा था और उसने वहां पे लूट की और कई सारे पादरियों को अपना गुलाम बना के वापस कैटेगेट ले गया था। अब राजा को यकीन हो गया था, और उसके बाद 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस कुल 17 जहाज और करीब 1200 योद्धाओं के साथ हिस्पानोला पहुंचे और वहां पे खून खराबा शुरू कर दिया। कोलंबस ने आदिवासियों को सोना इकट्ठा करने का काम सौंप दिया, और जो आदिवासी सोना नहीं लाता था उसको फांसी पर चढ़ा देते थे।
जिसके कारण हर रोज सैकड़े जाने जाती थी। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस मासूम प्रजा को अपना गुलाम बनाता गया और अन्य देश में बेच के उसकी अच्छी कीमत लेना चाहता था, जिसे फरवरी 1495 में हिस्पानोला और क्यूबा के करीब 560 गुलाम को जहाज से स्पेन भिजवाया गया, जिसमें से 200 तो भूखमरी के कारण मर गए और जो बचे थे उसमें से आधे से ज्यादा तो बीमार हो गए। लेकिन स्पेन के राजा गुलामी प्रथा में नहीं मानते थे, इसलिए स्पेन के बाहर से ही उन सबको वापस रवाना कर दिया। लेकिन कोलंबस ने अपने स्वार्थ के लिए राजा को बताया कि ये सभी आदिवासी जंगली और क्रूर है, और राजा ने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि उस वक्त राजा को भारतीयों का कुछ खास परिचय नहीं था। बाद में राजा ने क्रिस्टोफर कोलंबस को परमिशन दे दी। अब तीनों जगह पे कोलंबस की हुकूमत चलने लगी और वहाँ पे स्पेनिश लोग रहने लगे। क्रिस्टोफर कोलंबस को जैसे ही राजा के पास से परमिशन मिली, तुरंत करीब 2.5 लाख लोगों की जान गई, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े सभी थे। ये सभी बात से राजा फर्डिनांड अनजान थे। लेकिन बाद में उस टापू के स्पेनिश योद्धा ने वास्तविक घटना राजा के सामने रखी। राजा ने तुरंत ही कोलंबस की धरपकड़ करवाई और उसे कैद खाने में डलवा दिया, लेकिन राजा उसे ज़्यादा दिनों तक कैद खाने में नहीं रख सकते थे, क्योंकि कोलंबस की गैर मौजूदगी में पोर्टुगल वहां पर कब्जा कर सकते थे। और उस वक्त राजा ने भारतीयों के पास काफ़ी आभूषण है ऐसी बात भी सुनी थी, और स्पेन का खजाना वापस भरने के लिए उन्होंने कोलंबस को आज़ाद कर दिया और कोलंबस से वादा लिया कि वो फिर से स्पेन के लिए बेहिसाब खजाना लाएगा। बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस और स्पेनिश योद्धा ने काफ़ी खून खराबा किया। बाद में कोलंबस अमेरिका के पूर्व तट पर पहुंचा, जहां पे रेड इंडियंस नाम के आदिवासी रहते थे। वहां पर कोलंबस ने हमला बोल दिया और काफ़ी लूटमार भी की। बाद में वहां पे 16, 17 और 18 सदी तक करीब 1500 से भी ज़्यादा भयंकर युद्ध हुए, जिसका जिम्मेदार क्रिस्टोफर कोलंबस ही था। 1763 में बायोलॉजिकल वॉर भी हुआ। ब्रिटेन के एक अस्पताल से शीतले का जीवाणु लिया और उसको कंबल में डाल दिया, और बाद में यही कंबल उन आदिवासियों को भेंट के दौर पे दिया और आगे युद्ध न करने की बात की। 1 साल में इस रोग से करीब 50 लाख आदिवासियों की जान चली गई, और ये सभी लोग कोलंबस के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे थे। ईस्वी सन 1500 में जब कोलंबस पहली बार अमेरिका पहुंचे थे, तब वहां पर रेड इंडियन की संख्या करीब 5 करोड़ थी, और 400 साल बाद वो 50 लाख हो गई। और इसी तरह अमेरिका गुलामी की प्रथा में क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से आ गया।